हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो बेसिक पैथोलॉजी है जिसका फर्स्ट पार्ट है सेल इंजुरी एंड सेल्यूलर एडेप्टेशंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेल इंजुरी क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी सेल को अगर एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे कि फिजिकल, केमिकल, कोई भी रीजन की वजह से या इंटरनल फैक्टर्स है उसकी वजह से सेल डैमेज होता है तो उसको हम सेल्यूलर इंजुरी बोलते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर तो ठीक है कि फिजिकल, केमिकल, ट्रॉमा की वजह से या ऐसे कोई भी टाइप से सेल का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसको हम सेल इंजरी बोलते हैं। फिर दूसरा एक ऐसा होता है कि सेल को सरवाइव करने के लिए कुछ वाइटल सब्सटेंस की जरूरत होती है, लाइक ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है। अगर वो भी लंबे टाइम तक नहीं मिलता है तो भी सेल इंजर्ड होता है। ठीक है, सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, तो सेल का डिस्ट्रक्शन होना ही सेल इंजरी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो सेल इंजरी होती है वो तीन टाइप की होती है बेसिकली: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है, तो माइल्ड इंजरी होती है ना, तब सेल ट्राई करता है अपने आप से ही कि वो अपने आप को बचा सके डिस्ट्रक्शन से। ठीक है, जब माइल्ड इंजरी होती है तब, तो ये जो बचाने वाले रास्ते हैं उसको ही सेल्यूलर एडेप्टेशंस बोलते हैं हम। ठीक है, सेल्यूलर एडेप्टेशन के अलग अलग अपने टाइप है, जैसे कि एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, फिर हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया। ये अलग अलग टाइप के रास्ते अपनाता है सेल नॉर्मली डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए। जैसे कि कभी साइज कम कर लेता है, उसको एट्रोफी बोलते हैं, कभी वो साइज बढ़ा लेता है, हाइपरट्रोफी बोलते हैं, है ना। तो वो हम आगे देखेंगे कि सब क्या होता है। अभी हम सेल इंजरी के टाइप देख लेते हैं। तो सेल इंजरी माइल्ड होती है तो सेल्यूलर एडेप्टेशन होगा, सेल खुद ट्राई करेगा कि मैं अपने आप को बचा लूं। देन मॉडरेट जब इंजरी होती है, जब उससे नहीं रोका जाता है, कि उसकी एक कैपेसिटी आ जाती है कि उससे लड़ने की, क्या वो डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक पाता है, तो वो कन्वर्ट होता है फिर मॉडरेट इंजरी में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब कि मान लो कि कुछ टाइम के लिए बॉडी के कोई टिश्यू को या पार्ट, ऑर्गन के कोई पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से। ठीक है, तो थोड़े टाइम तक अगर वो कंडीशन है और कुछ टाइम के बाद अगर वो फिर से नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मली उसको ब्लड सप्लाई मिलने लगता है, तो वो फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी में काउंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन लंबे टाइम तक नहीं मिलते हैं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाती है रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। सभी टाइप की जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी वो पहले तो रिवर्सिबल ही रहती है। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट रहती है, क्रोनिसिटी उसकी बढ़ जाती है और अगर इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसके पॉजिटिव फैक्टर्स की, तो इट इट कन्वर्ट इनटू इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो दैट इज अबाउट द टाइप ऑफ द सेल इंजरी। ठीक है, अब आइए उसके हम देखते हैं कि कोजिस क्या क्या होते हैं सेल इंजरी के। ठीक है, तो कोज में सबसे पहले देखें तो फिजिकल कोजिस है, जैसे कि मैकेनिकल ट्रॉमा, है ना। कोई भी टाइप की इंजरी हुई, बाहर से कोई मैकेनिकल ट्रॉमा हुआ, थर्मल डैमेज की वजह से भी हो सकता है। देन सेकंड आता है केमिकल इंजरी। केमिकल यानी कि हमें कोई भी टाइप की ड्रग सब्सटेंस है उसकी वजह से हो सकता है, एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो सकता है, इंसेक्टिसाइड्स है ना, आर्सेनिक, क्लोराइड, ये सभी की वजह से भी हो सकता है। फिर आता है, उसके बाद है अल्कोहल है, नार्कोटिक ड्रग्स है, ये भी सब एक टाइप के केमिकल्स है, तो उसकी वजह से भी इंजरी होती है। देन बायोलॉजिकल या इन्फेक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स, इनकी वजह से भी सेल इंजर्ड होता है पैथोलॉजिकल कंडीशंस में। देन इलेक्ट्रिकल इंजरी, रेडिएशन, कीमोथेरापी, है ना, कीमोथेरापी की वजह से भी होता है सेल। फिर जेनेटिकल फैक्टर होते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी ऐसी होती है क्रोमोसोमल और जीन डिफेक्ट की वजह से कि वो सेल को इंजर्ड करती है। देन ऑटो इम्यून डिसीज, जिसमें जो अपने ही सेल जो होते हैं वो बॉडी के खुद के सेल को ही डैमेज करते हैं, ऑटो इम्यून में भी ऐसा हो सकता है। न्यूट्रिशनल, जो मैंने दूसरा रीजन आपको बताया था सेल इंजरी का, जो वाइटल सब्सटेंस है सेल बनने के लिए वो ही ना मिले, जैसे कि आयरन है, जो भी विटामिन से डेफिशिएंसी होने की वजह से। देन एंडोक्राइन यानी कि हार्मोनल जो फैक्टर्स होते हैं, कि एक्सिस हार्मोन का प्रोडक्शन होना, है ना। जैसे इस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो फिर एंडोमेट्रियम में सेल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, है ना, वो सभी ले सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस होता है वहाँ पे। फिर इस्चेमिया, मेन कोई भी टाइप की सेल इंजरी हो, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, लेकिन सबका बेसिक कोज इस्चेमिया होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन सभी टाइप की सेल इंजरी का कोज क्या होता है, इस्चेमिया होता है। इस्चेमिया, अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो वो फिर वहाँ पे न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेंगे और ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं मिलेगा, जो बहुत जरूरी है सेल को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये था सेल इंजरी के कोज।
ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे सेल्यूलर एडेप्टेशंस, जो कि माइल्ड इंजुरी में सेल सबसे पहले करता है, अपने ही तरह से बचाव करने की जो कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट्रोफी। एट्रोफी ये फर्स्ट टाइप है एडेप्टेशंस का। इसमें क्या होता है, सेल अपनी साइज कम करने लगता है। ठीक है, सेल की साइज कम होती है, नॉट नंबर, सेल की साइज कम होती है। तो उसकी वजह से सेल क्या होता है, श्रिंक होने लगता है, श्रिंकिंग ऑफ सेल एंड सेल सब्सटेंस। ठीक है। ये इसके जो टाइप्स हैं वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे कि एज के चलते, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो ब्रेन की साइज होती है कम होती है, जो गोनाड्स होते हैं उनकी साइज भी कम होती है। देन श्रिंकेज ऑफ ओवरी इन मेनोपेज, ये फिजियोलॉजिकल है, तो वो कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, वो तो होना ही है। ठीक है। लेकिन पैथोलॉजिकल एट्रोफी भी होती है, जैसे कि कुछ कुछ ऑर्गन है वो लंबे टाइम तक अगर यूज में नहीं आते हैं तो वो अपने आप उनकी साइज कम होती है, लाइक हेमीप्लेजिया, पोलियो, है ना। तो उसमें अगर एक साइड का लिम्ब है या एक कोई ऑर्गन है वो काम में नहीं आ रहा है तो वो फिर उसकी एट्रोफी होती है, यानी कि उसकी साइज अपने आप कम होने होती है, तो उसका डिसयूज की वजह से। एंड लोकल एट्रोफी, ठीक है, इसका कोजिस में दिया है कि ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई, है ना, ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो हो सकता है, यूज कम का होता है तो हो सकता है, और एजिंग की वजह से। ठीक है। उसके बाद आता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी यानी कि सेल की साइज बढ़ना, वहां पे कम हो रही थी, यहाँ पे सेल की साइज, नंबर नहीं, सेल की साइज बढ़ना। ठीक है। यहाँ पे साइज बढ़ने का मतलब देखो, साइज फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से भी बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं होता है, सेल बड़े ही होते हैं, जैसे नहीं मतलब उसके अंदर जो भी प्रोटीन है, जो भी वाइटल सब्सटेंस है, वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे इकट्ठे होते हैं और बड़ा सेल बनता है। ठीक है। तो नॉट स्वेलिंग, लेकिन वो साइज में ही बड़ा होता है, बाय बाय इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर नेसेसरी सब्सटेंस। ये भी दो टाइप का होता है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जैसे कि जिम में जाके कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये मसल्स को बढ़ाना जो हुआ वो फिजियोलॉजिकल हुआ एक्सरसाइज की वजह से, तो ये फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है। अगर पैथोलॉजिकल मैं आपको बताऊं तो जैसे कि कार्डियक हाइपरट्रॉफी ड्यू टू हाइपरटेंशन, है ना, हाइपरटेंशन की वजह से कार्डियक मसल जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो पैथोलॉजिकल हुआ, है ना। फिर उसके बाद आता है तीसरा टाइप, हाइपरप्लेजिया। ठीक है, हाइपरट्रॉफी में सेल की साइज बढ़ रही थी, हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, सेल के नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीज सेल माइटोसिस और डिवीजन, सेल ज्यादा से ज्यादा उनका डिवीजन होता है, तो उसकी वजह से होता है। ये भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल अगर हम देखें तो ये दो टाइप के होते हैं, कंपनसेटरी एंड हार्मोनल। ठीक है। कंपनसेटरी का मतलब होता है, मान लो कि आपने कोई ऑर्गन को रिमूव किया, यानी कि जैसे कि लीवर लोबेक्टोमी, लीवर का कोई एक लोब रिमूव किया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए सेल ज्यादा से ज्यादा सेल बनाता है, उसको कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना कि भाई इतना भाग चले गया, अब उसको फिर से बनाना है, तो लीवर लोबेक्टोमी जो है वो उसका एग्जाम्पल है। देन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकती है हाइपरट्रॉफी, जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस में, ये फिजियोलॉजिकल है। एम्ब्रियो जब बनता है यूटेरस के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए हमको बहुत सारे सेल की जरूरत होती है। तो पहले तो हमारी बॉडी सेल देती है कि लो भाई बनाओ, अब बनने लगता है तो एक एक ऑर्गन हमको बनाना होता है, तो उसको प्रॉपर शेप देना पड़ता है। तो शेप देने के लिए जो बचा हुआ सेल होते हैं, जितने सेल की जरूरत होती है वो रख लेता है, बाकी के सेल को वो डिस्कार्ड करता है, तो दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। वो हार्मोनल फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर पैथोलॉजिकल हम देखें तो पैथोलॉजिकल में है इस्ट्रोजन डिपेंडेंट एंड्रियोमेट्रोसिस, ये पैथोलॉजिकल है कि एस्ट्रोजन जब बढ़ जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा एंडोमेट्रियम में सेल्स का प्रोडक्शन करता है, तो वो पैथोलॉजिकल है ना। फिर उसके बाद है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया यानी कि सेल के टाइप का, एक सेल का जो टाइप होता है वो दूसरे सेल के टाइप में कन्वर्ट होता है। मान लो कि कोई स्क्वेमस सेल है तो वो कॉल्यूमनर सेल में कन्वर्ट होता है, मतलब कुछ टाइप के डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए ऐसा करता है सेल। ठीक है। उसके दो एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि कोई एक पर्सन है वो टोबैको स्मोकिंग करता है ज्यादा, तो क्या करती है उसकी बॉडी के, एक बात याद रखना कि जो कॉल्यूमनर सेल होते हैं वो म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं, जबकि स्क्वेमस सेल कोई म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो टोबैको स्मोकिंग जो करता है पर्सन, तो उसके वहां पे ट्रेकिया में जो कॉल्यूमनर सेल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्क्वेमस सेल में, है ना। कॉल्यूमनर सेल ऐसे
लॉन्ग होते हैं और स्क्वेमस ऐसे फ्लैट होते हैं। तो जो वहाँ पे कोल्यूमनर सेल को बार बार कार्बन से इंजरी होती है, तो वो इंजरी से बचाने के लिए वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं स्क्वेमस सेल में। और दूसरा, स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट होने की वजह से म्यूकस का भी कम प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ मेटाप्लेजिया का। दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ तो वो होता है GERD में, जो उसको बोलते हैं बेरेट्स इसोफेगस। क्या बोलते हैं? बेरेट्स इसोफेगस। उसमें क्या होता है, जो स्क्वेमस सेल होते हैं इसोफेगस के, वो कन्वर्ट होते हैं कॉल्यूमनार सेल में। देखो, हम जैसे ही खाना खाते हैं तो खाना इसोफेगस में से जब स्टमक में जाता है तो इसोफेगस का स्फिंक्टर बंद हो जाता है जब खाना स्टमक में एंटर हो जाता है उसके बाद। लेकिन जब GERD के डिसीज में क्या होता है, वो स्फिंक्टर अच्छे से बंद नहीं हो पाता है प्रॉपरली, खाना एंटर होता है स्टमक में उसके बाद भी, तो खाना बार बार एसिड के साथ ऊपर आता है इसोफेगस में, है ना, स्फिंक्टर की प्रॉब्लम की वजह से। तो जो इसोफेगस का जो अंदर का लेयर है, स्क्वेमस लेयर, जो वो इंश्योर्ड होता है, तो वो इंज्यूरी को बचाने के लिए वहां पे वो सेल होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉल्यूमनार सेल में, ताकि कॉल्यूमनार सेल क्या करे, ज्यादा से ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन कर सके और उसको बचा सके इंजुरी से। ठीक है, तो ये हो गया मेटाप्लेजिया का एग्जाम्पल, कि इसमें GERD में जो बेरेट्स इसोफेगस है उसमें जो स्क्वेमस सेल है वो कॉल्यूमनार सेल में कन्वर्ट होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो सके और जो इंजुरी हो रही है इसे इसोफेगस के लेयर को ये एसिड की वजह से उससे बचा जा सके। ठीक है, फिर फोर्थ आता है, सॉरी फिफ्थ आता है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया यानी कि एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं सेल के टाइप में, सेल के शेप में, है ना, उसकी साइज में। ये मोस्ट ऑफ ये मोस्ट ऑफ कैंसर की तरफ इंडिकेट करता है, जो नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मल चेंज होते हैं जो, जैसे कि क्या बोलते हैं, अटिपिकल हाइपरप्लेजिया भी बोल सकते हैं, ये एक टाइप का। और ज़्यादातर इसमें सर्वाइकल एंड रेस्पिरेटरी इपिथेलियम के जो सेल होते हैं वो ज़्यादातर इसकी तरफ प्रोन होते हैं, ये कैंसर की तरफ। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर भी इसका एक एग्जाम्पल है। इट में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये था अबाउट सेल इंजुरी के जो भी कोज क्या होते हैं, सेल इंजुरी क्या है, सेल्यूलर एडेप्टेशंस क्या है। अगर माइल्ड इंजुरी होती है तो सेल सेल्यूलर एडेप्टेशंस करता है उससे बचने के लिए, लेकिन अगर इसके बाद भी रोका नहीं जा सकता तो उसके बाद सेल जो कन्वर्ट, ये जो इंजुरी कन्वर्ट होती है रिवर्सिबल सेल इंजुरी। ठीक है, और अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो वो कन्वर्ट हो जाती है इरिवर्सिबल में। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी का जो मैकेनिज्म होता है वो किस तरह से होता है पूरा, वो हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।